हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के बारे में या किसी भी एग्जाम के बारे में कि जनरली जो स्टूडेंट है कौन कौन सी मिस्टेक एग्जाम के अंदर करके आता है ना। और ये सारी चीजें आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है बेटा, ये मिस्टेक आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएल एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी अगर आप अदर स्टेट जेई एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट को सभी को फॉलो करना है। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर होगी, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, तो कौन कौन सी मिस्टेक जो करते हैं। तो मैंने आपके लिए जो टॉपिक आज का है वो क्या है, कॉमन मिस्टेक जो है ड्यूरिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक आप करते हो। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिस्टेक क्या है, सारे स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सबसे पहले सिलेबस भी चेक नहीं करते हैं, किस एग्जाम का सिलेबस क्या है, बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस चेक नहीं करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो है वो आपके पास में अगर एसएससी जेई की बात करें, अगर मान लो एग्जाम जो एसएससी जेई का देने जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी, तो बेटा उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। अगर आप एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मान के चलो आपको सब्जेक्ट जो फोकस करने हैं वो आपका मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहां पर फोकस करना है। तो इसीलिए सबसे जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम का सिलेबस जरूर चेक करना है। अगर आप यूपीपीसीएल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको पता है 16 से 17 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सब कुछ आता है आपके पास में, ये ध्यान रखना है। तो आपका यूपीपीसीएल जेई में सिग्नल सिस्टम जरूर नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर पीएलसी भी होता है, स्काडा भी होता है। अब सभी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर इतने सारे सिलेबस से, इतने सारा सिलेबस है यूपीपीसीएल जेई में, तो सर कैसे कवर किया जाए। क्योंकि आपको पता है सारा सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, 17 सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल जो आपको एग्जामिनर है वो 2 to 3 मंथ आपको देता है। अब 3 महीने में 7 सब्जेक्ट 17 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉसिबल काम है ना। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप यूपीपीसीएल जेई की कर रहे हो, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल में तो पावर सिस्टम और मशीन, अगर हम बात करें पावर सिस्टम और मशीन, तो ये दो सब्जेक्ट मिलाकर आपके पास 50 से लेकर 60% का आपका वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद में आपका मेजरमेंट ज्यादा आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, कहीं पर मैटलैब, पीएलसी, स्काडा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, और इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं कि यूपीपीसीएल जेई के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, और किस सब्जेक्ट से लास्ट ईयर में जो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जो है वो वॉच कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस चेक करना है और वहां पर चेक करना है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट, जो जनरली स्टूडेंट का एक डाउट रहता है वो रहता है सर टेस्ट सीरीज के बारे में, कि सर टेस्ट सीरीज जो है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम टाइम अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप दोगे तो हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, कम से कम अगर आप देखोगे तो आपको 30 टेस्ट वहां पर मिलते हैं ना। अगर मान लो आप 30 टेस्ट अगर एक टेस्ट सीरीज में दे रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि अगर देखो अगर आप 1 महीने पहले अगर आप क्या कर रहे हो, एग्जाम आप क्या कर रहे हो, 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बोला टेस्ट सीरीज में कम से कम 30 टेस्ट होंगे। अब 30 टेस्ट है और 30 दिन है, 30 दिन अगर आपके पास में अगर डेली अगर आप एक टेस्ट देते हो ना, तब जाके आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी। और आप खुद इमेजिन करके देखो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक दिन में एक सब्जेक्ट देना, एक टेस्ट आपको देना। अब देखो उसको टेस्ट देने के लिए आपको सब्जेक्ट को रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप किसी सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज करोगे तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको रिवीजन में देना पड़ेगा। तो एक काम करो, अगर आप 3 से 4 दिन अगर आप रिवीजन में दे रहे हो ना, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो 4 दिन अगर आप दे रहे हो तो 4 दिन में आप एक टेस्ट दे पाओगे, यानी कि पूरे महीने में ओनली 7 to 8 टेस्ट आप दे पाओगे, और जबकि आपने पूरा पैसा पे किया है 30 टेस्ट का। तो बेटा आपको क्या करना है, कम से कम जो है आपको 3 महीने पहले, कम से कम बोल रहा हूं 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना है। और शेड्यूल बनाना है कि हर महीने 5 टेस्ट मुझे देने हैं, इन सब्जेक्ट का देना है ना।
तब जाके आप टेस्ट सीरीज पूरी दे पाओगे। अगर मान लो आप 5 टेस्ट भी देते हो और 30 टेस्ट है तो यानी 6 महीने लग जाएंगे। यानी और आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपके पास में 6 to 7 टेस्ट। अगर आप 7 टेस्ट देते हो ना तो हर 4 दिन में आप एक टेस्ट दे पाओगे। तो कम से कम जो है अगर आपको 30 टेस्ट देने हैं 4 महीने में कंप्लीट करना है तो 7 टेस्ट आपको कम से कम देने पड़ेंगे, तो भी आप 28 टेस्ट ही कंप्लीट कर पाओगे। यानी आपको समझ में आ रहा है कि टेस्ट सीरीज जो है, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हो ना बेटा, वो नहीं करना है। अपने आप का दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है कि जो मैंने टेस्ट सीरीज ली है उसमें इतने टेस्ट आ रहे हैं, इतने महीने पहले मुझे कम से कम देना है। जैसे मान लो एसएससी जेईई का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, अगर अक्टूबर में होने वाला है तो मैं ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको मई से क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना है। अगर आप मई से अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आप 4 से 5 महीने आपके पास में रहेंगे, तो आप बेटर अपनी परफॉर्मेंस को क्या करोगे, चेक कर पाओगे। और देखो टेस्ट सीरीज क्यों दी जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है बेटा कि आप क्या करो, आप अपने आप को सेल्फ जज करो। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं दी जाती कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है ना। टेस्ट सीरीज अपन देते हैं, मान लो किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। उसका मतलब ये कि वो टॉपिक अभी आपका स्ट्रांग नहीं है, अभी उसको और पढ़ना है आपको, है ना। तो आपको वहां पर और मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कब कर पाओगे, जब आपके पास में टाइम होगा। अगर आप 1 महीने पहले से दोगे तो आपके पास में टाइम ही नहीं रहेगा रिवाइज करने का। इसीलिए बेटा क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो कम से कम 4-5 महीने देना स्टार्ट कर दो पहले से, क्योंकि आपको पता है कि आपका एसएससी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। अगर एसएससी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है तो आपको टेस्ट सीरीज अभी से देना स्टार्ट कर देना है, और हर 4 दिन में एक टेस्ट आपको देना है, 5 दिन में एक टेस्ट आपको देना है। नॉर्मली आप शेड्यूल बना लो, और वहां पर किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, अगर आपने टेस्ट दिया किसी सब्जेक्ट का, मान लो मशीन का टेस्ट दिया और डीसी मशीन में किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट होना है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका वो टॉपिक स्ट्रांग नहीं है। वो तो अच्छा रहा कि यहाँ क्वेश्चन नहीं बना, अगर मान लो मैं टेस्ट नहीं देता तो एग्जाम में जाकर अगर क्वेश्चन आ जाता तो वहां पर भी नहीं बनता। तो एक काम करता हूं, मैं इस टॉपिक को अच्छे से स्ट्रांग कर लेता हूं। तो ये आपका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए कब देनी चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए ना। अगर अगले पॉइंट पर बात करें तो दूसरा होता है आपके पास में टाइम मैनेजमेंट। तो बेटा आपको सबसे पहले है ना, आपको सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है आपको टाइम बहुत कम देता है। अगर एसएससी जेईई एग्जाम की बात करूं तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। बेटा एक क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड या 40 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो देखो 40 सेकंड अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो वहां पर ध्यान रखना, अगर मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और मान लो चौथा या पांचवा क्वेश्चन जो है ऐसा आ गया जो आपको आता है, आपको पता है आप कर लोगे, लेकिन आपको यह भी पता है करने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे ना, तो बेटा उस क्वेश्चन को इनिशियली आपको लीव कर देना है, उसको आपको लीव कर देना है। और उसको अटेम्प्ट कब करना है, अगर आपके पास में लास्ट में टाइम बचता है तो आप उसको देखिए, अदरवाइज उसको लीव कर दीजिए। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं उनका टाइम वो अकेला ले लेगा, और लास्ट में क्या होगा कि इतने इजी इजी क्वेश्चन दे रखे होंगे ना, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेटा ये मिस्टेक मत करना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो आपका इतना टाइम ले लेगा। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने क्या बोला, छोड़ने के लिए आते हैं, करने के लिए नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपको मिले जिसमें आपको लगता है आपको आता है लेकिन आपको ये भी पता है कि टाइम ले लेगा, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो दैट इज, मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। क्लियर, समझ में आ चुका है। अब ऐसे जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस करो जिनको सॉल्व करने में आपको पता है कि 3 से 4 मिनट मिलते हैं लगते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है एग्जाम में आ भी गया ना बेटा तो कर ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस जब आप करो ना, तब भी आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आधे मिनट में या मैक्सिमम 1 मिनट में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, ये भी बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है और बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, ये आपके पास में रहना चाहिए। और देखो मैक्सिमम टाइम आपको जो है जेईई एग्जाम में, मैंने बोला टाइम बहुत कम मिलता है। अब ऐसा नहीं करोगे कि आप एग्जाम में वहां पर फॉर्मूला डेराइव कर रहे हो, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, जल्दी से आपका आंसर निकालो। तो आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना एग्जाम में, अगर आपने एक बार किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने आंसर जो है वो डिसाइड कर दिया कि इसका आंसर ये होगा और आपने टिक कर दिया ना, तो मैं बोल रहा हूं कि आगे आप उसको चेक ही नहीं कर पाओगे कि आपने गलत किया है या फिर सही किया है। यानी कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए
फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट टाइम पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, पहली बार में जो क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सही निकलना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो वहां पर आप जो है कभी भी उसको मिस्टेक को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि बेटा अपन कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं ना, आप कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते ना, मैं कभी अपने आप को गलत मानता हूं, क्योंकि खुद की गलती कभी आदमी ढूंढ ही नहीं सकता है ना। आप खुद कभी मिस्टेक कर दोगे, आप उस सॉल्यूशन को कितनी बार चेक कर लो, आप उसकी मिस्टेक को ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट टाइम पर ही है ना, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 2-5 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो आपका आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक वहां पर नहीं हो, क्योंकि आप उस आंसर को आगे चेंज नहीं कर पाओगे। तो बेटा ये सारे पॉइंट जो है वो आप सभी लोग को ध्यान रखना है। और एक और चीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेटा अफवाहों में नहीं आना है। जब तक कि गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर ना कर दे तब तक आपको अफवाहों में नहीं आना है। यूपीपीसीएल की वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आपके पास में आने वाली है, बहुत जल्दी आपको दिखेगी यूपीपीसीएल की वैकेंसी। अभी कुछ जो स्ट्राइक चल रही है, आपने सुना होगा कुछ स्ट्राइक वाला मैटर, तो वो स्ट्राइक इसलिए नहीं चल रही कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो इनके इंटरनल इश्यू है उसलिए चल रही है, जिससे थोड़ा सा डिले हो चुका है वैकेंसी का। लेकिन अगर आप देखोगे तो मई तक जो है डेफिनेटली आपको यूपीपीसीएल के अंदर वैकेंसी दिखेगी। बाकी एसएससी जेई की वैकेंसी आपके पास में है ये, और भी अदर स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी वैकेंसी आपको दिखने वाली है। तो बेटा आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। और मेरी तो खूबसूरत सी लाइन है उनका ध्यान रखना कि अगर आप लाइफ में कभी भी सफल होना चाहते हो तो बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और कभी भी डीमोटिवेशन आए ना तो अपने आप को एक ही बात बोलनी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।